The state of Haryana has seen a political slugfest erupt in the last couple of days, with CM Manohar Lal Khattar resigning and a new chief minister from BJP swearing in. The Bharatiya Janata Party has fielded 6 candidates in the state till now. Meanwhile, talking of the opposition, the Congress and Aam Aadmi Party have forged an alliance in the state, with the Grand Old Party contesting 9 seats and AAP contesting 1 seat. With the Lok Sabha polls just around the corner, it is interesting to see whether BJP will retain power in the state or will be facing a strong challenge from the alliance bloc. In fact, to discuss about the political developments in Haryana, we have with us Mr. Kuldeep Sharma, Congress leader, joining us on the broadcast. लोकसभा चुनावों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो चुनाव का ऐलान बस कुछ ही इंतजार है, लेकिन सबसे बड़ी बात सभी को इंतजार सबसे पहले तो अब लोकसभा के उम्मीदवारों का भी है। किस तरीके से हरियाणा के देखते हैं माहौल, और हम पूरे देश की भी बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने 6 चेहरों के साथ ऑलरेडी मैदान में उतर चुकी है, मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की हाईकमांड भी जल्द से जल्द फैसला लेगी और कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है, द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड बिकेम एक्सपेक्टेड, एंड जो कुछ बदलाव आया, इसके लिए ना तो प्रदेश की जनता तैयार थी, ना प्रदेश की राजनीति तैयार थी। एक बात तो निश्चित तौर पे कही जाएगी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का आभास था कि श्री मनोहर लाल खट्टर एक 10 साल की, 9.5 साल की ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी के साथ चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो ये इवेंट थी द्वारका एक्सप्रेसवे की, रिपोर्ट्स ये गई कि सरकार की सारी ताकत लगाने के बाद भी कुछ few thousand people could gather प्राइम मिनिस्टर की रैली में। प्राइम मिनिस्टर वाज थॉरोली डिसअपॉइंटेड, और जो ऑबिचरी उन्होंने पढ़ी श्री मनोहर लाल खट्टर जी की, जो प्रेज की, उनके बारे में जो शब्द कहे, ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे उनकी लिखावट की स्याही भी अभी सूखी नहीं थी कि मनोहर लाल जी का इस्तीफा आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस रियलाइजेशन के साथ कि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट थी विजनलेस, इसकी कोई पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं थी मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, अगर इसी सेटअप के साथ पार्लियामेंट में या असेंबली इलेक्शन में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जो बदलाव हुए हैं, जो भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष थे, सांसद कुरुक्षेत्र हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो जो आप कह रहे हैं नाराजगी थी या कुछ था प्रदेश के अंदर, वो अब लगता है दूर हो जाएगी, उससे सुधार होगा। देखिए, अभी नायब सिंह सैनी जी नए मुख्यमंत्री बने हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो अच्छे से प्रदेश का और अपने दल का नेतृत्व करें, सरकार का नेतृत्व करें, ऐसी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं उनको। परंतु 2 संभावनाएं हैं। एक तो ये एक्सपेरिमेंट चन्नी एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। पंजाब से आप तुलना कर रहे हैं, आप खुद ही कह देंगे सारी बात। दूसरा, एक कहावत है, टू चेंज horses in the midstream is always very dangerous. तीसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, उनके सहयोगियों में, एडवाइजर्स में, उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है, आईएएस लॉबी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कहीं नायब सिंह सैनी जी पपेट चीफ मिनिस्टर तो नहीं होंगे? जैसे चौधरी हुकुम सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में, एक डमी चीफ मिनिस्टर के था, ऐसे कार्टून्स भी आज कई छपे हैं।
मुझे तो आशा है कि श्री नायब सिंह सैनी अपनी नेतृत्व की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए श्री मनोहर लाल खट्टर जी की छाया से बाहर निकलेंगे और डिलीवरी देंगे। लेकिन अगर उसी छाया में बैठना है तो इस बदलाव का कोई बदलाव नहीं रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मनोहर लाल जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री की हम बात करें, वो तो अभी भी हरियाणा में उनको लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया गया है। भले ही हरियाणा मुख्यमंत्री पद से गए, लेकिन अभी उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। कई तरह की चर्चाएं आगे कहा जा रहा है कि केंद्र में और मजबूत होंगे। देखिए, तो पार्टी का इंटरनल मैटर है उनकी। एक तो मैं ये कहूँगा कि मनोहर लाल जी का कल सदन में एक बहस में कहा गया कि राजनीति के ये पीएचडी हैं। तो एक राजनीति के पीएचडी चौधरी भजनलाल जी भी करनाल इलेक्शन लड़ने आए थे और उनकी पीएचडी का क्या हाल हुआ था। ये करनाल की भूमि है, ये बड़ा न्यायप्रिय भूमि है। देखिए, वो दो लगातार सांसद, एक तो इस दुनिया में नहीं है चोपड़ा जी, मैं ज़्यादा कुछ कहने नहीं कह सकता हूँ। दूसरे सांसद श्री संजय भाटिया जी, उन दोनों की जो ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी जो नॉन परफॉर्मेंस है, उनका जो एब्सेंटीज्म रहा है, उस सबको अपने कंधों पर ले रहे हैं मनोहर लाल जी। दूसरे, मनोहर लाल जी की खुद की एंटी इनकम्बेंसी, करनाल को सीएम सिटी बोला जाता था और परिस्थितियां ये हैं कि करनाल को जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, उसकी सेंट्रल लोकेशन है, मिडवे है एंड इट्स ए ब्यूटीफुल टाउन, उसको बहुत ऊंची ऊंचाइयां जानी चाहिए थी, उसकी पेरिफेरी रोड्स बननी चाहिए थी, उसके बाईपासेस बनने चाहिए थे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव, सैनिटेशन इम्प्रूव। वो जब चीफ मिनिस्टर अपने हलके में नहीं डिलीवर कर पाए हैं तो ये कैसे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो पार्लियामेंट के अंदर इन सब चीज़ों की डिलीवरी करेंगे। एक सर, लोकसभा को लेकर ही चर्चा चल रही है तो बात करें। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, 4 बाकी हैं। कांग्रेस में नाम लगभग कई दिनों से चर्चा में है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, करनाल से चाणक्य पंडित हो सकते हैं। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं अलग अलग, हम जब से पहले हिसार की बात करते थे तो जयप्रकाश और कुछ नाम आते थे, हालांकि अब कुछ हो सकता है बदलाव हो। हम अंबाला और सिरसा की भी बात कर चलता था कि गीता भुक्कल या कुमारी शैलजा ये सब रहेंगे, लेकिन ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लिस्ट धरातल पे नहीं है, सामने नहीं है। क्या लगता है क्यों देरी हो रही है इसको लेकर? नहीं, देरी नहीं हो रही है। देखिए, राजनीति में आपका विरोधी क्या चाल चल रहा है उसको भी देखना होता है। शतरंज के खिलाड़ी रहते हैं राजनीति के लोग, अगले ने क्या चाल चली उसको भी देखना। अब 6 मोहरे सामने आ गए हैं, अब कांग्रेस अपनी चाल चलेगी इन मोहरों के हिसाब से। कांग्रेस का ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पे रहेगा, न्यू फेसेस, यंगर एलिमेंट। आप देखिए, हमारी लिस्ट आई है, उसमें 70% से अबव यंगर लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है और यंगर लोगों की जो डिलीवरी है वो भी बेटर हुआ करते हैं। जैसे दीपेंद्र एक यंग मेंबर पार्लियामेंट बने रोहतक से, और जब तक कांग्रेस की सरकार रही 10 साल वो रहे उस साल में, तो ही मेड ए ट्रेमेंडस प्रोग्रेस एंड उन्होंने रोहतक के लिए, हरियाणा के लिए भी मैं कहूँगा कई मायनों में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। अंबाला, देखिए कुरुक्षेत्र की सीट का तो फैसला हमारा इंडिया ब्लॉक में हो गया है। 9 सीट आप। अंबाला में भी वरिष्ठ नेतृत्व जो है उसका एक सामंजस्य बिठाएंगे, ऐसे चेहरे उतार के लेके आएंगे जो बड़े चुनौतीपूर्ण माहौल की तरफ सारे चुनाव को लेकर जाएंगे। एक बात हम आम आदमी पार्टी को लेकर पूछेंगे, 9 सीटें आप लोगों के पास हैं, एक आम आदमी पार्टी के पास है, कितना फायदा होगा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने से? और इन 9 सीटों में हम कांग्रेस की भी बात करें, किस तरीके से मजबूती अभी आप देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा है और एक सीट जब उनको गई है, मैं जब एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था पहला, इसमें हुड्डा जी भी थे और सुशील गुप्ता जी भी थे, माननीय चौधरी उदय भान जी भी थे और अन्य लोग भी थे, अशोक अरोड़ा जी, वो बड़ा सफल रहा, काफी जोश दिखाई दे रहा था। सुशील गुप्ता जी राजनीति के पारंगत व्यक्ति हैं, कितने साल एमपी रहे क्या है, लेकिन उनकी बातों से, उनके बात करने के ढंग से, उनके भाषण शैली से ये आभास हो रहा था कि
वो एक बहुत बड़ी चुनौती, और उनके वहां से आने से भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरणों को दोबारा रीराइट कर रही है, क्योंकि वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा है। सुशील गुप्ता मेंबर पार्लियामेंट रहे, हरियाणा से हैं। तो जहां तक दूसरी जगह का सवाल है, वेट एंड वॉच भी रहेगा। एक अंतिम चर्चा ये है इस मुद्दे की, जननायक जनता पार्टी भी अब लगभग अलग तैयारी कर ही रही है, कमेटी बनाई हुई है, विचार चल रहा है। उनको कहाँ देखते हैं अगर वो भी सामने इस मैदान में साथ में नजर आए तो चुनाव लड़ते हुए? देखिए, जो फेस पे दिखाई देता है उसमें तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जजपा को वॉमिट कर दिया है। वॉमिट नहीं कह रहा मैं, वॉमिट। एक बड़ा अच्छा स्वर्ण अवसर श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास था, एक युवा चेहरा, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो बने। लोगों का जो जनादेश था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके हक में था, लेकिन वो उस जनादेश को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गए और उनकी सरकार के हिस्सेदार बन गए। तरह तरह की बातें हो रही हैं, हमारे तो बच्चों की तरह, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जननायक जनता पार्टी इज द बिगेस्ट लूजर इन द एंटायर गेम नाउ। आफ्टर ऑल 10 MLAs की कैपेसिटी थी, 5 उनको छोड़ चुके हैं, और बाकी सब परिवार के ही लोग हैं। तो ये जो राजनीति है, दूसरी इसमें कहीं अगर वॉमिट नहीं किया है तो मिलजुल के भी हो सकती है बात, कई संभावनाएं रहती हैं राजनीति। कुछ लोगों का ये विचार है कि एक विशेष वर्ग के वोट को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको मैदान में उतारा, पासा फेंका है। वो भी एक मिली भगत कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉर्मली जब आप किसी को सरकार से इस तरह, तो उसका फायदा तो बीजेपी को हो सकता है, कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। हाँ, लेकिन लोग समझ गए इस बार जो किसान वर्ग है हरियाणा का, वो संगठित रूप से इस बात को पहचान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका कोई भी सहयोगी एंटी किसान है, ये किसान के विरोध की राजनीति करते हैं। इसी परिस्थिति को देखते हुए हरियाणा के अंदर ये 62% किसान है। किसान का ये व्यू बन चुका है कि अगर तुम्हारा कोई शुभचिंतक है तो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो उनको लाठियों से सड़कों पे कील गाड़ती है, कहीं अश्रु गैस मारती है, कहीं लोग मरते हैं, कुछ किस प्रकार की परिस्थितियां बनी। तो किसान वर्ग जहां तक है, उसको उसकी फसल की कीमत नहीं मिली, उसकी खाद की कीमत बढ़ी, वजन घट गया, जो इनपुट्स हैं कृषि के वो सारे महंगे हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में किसान आक्रोश में है। तो भारतीय ये जो जननायक जनता पार्टी थी, इस जननायक जनता पार्टी का मुख्य आधार चौधरी देवीलाल से निकल कर आ रहा था, और चौधरी देवीलाल जी की कमिटमेंट रहती थी किसानों से। इनकी कमिटमेंट किसानों से शिफ्ट होकर खट्टर साहब की तरफ चलेगी, बीजेपी की तरफ चलेगी, तो फॉर विच दे विल बी पनिश्ड। धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा जी, जिनका कहना है कि जल्द कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी, और जहां तक बात हम उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, जिनका कहना है कि युवा चेहरों को ज़्यादा मौका इस बार दिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से सियासी बदलाव देखेगा उसको लेकर का कहना है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के बीजेपी को एक और बड़ा झटका, कहना है इसका नुकसान देखा जा सकता है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.